तो आपने एग्री कर लिया। अब आपका सारा क्वेश्चन नहीं, मैं देके एग्री नहीं कर फिर रहा हूँ आके इससे, मैं घूमेगा। एग्री नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं तो मतलब नहीं आप एग्री ये कर रहा हूँ, समझते हैं क्योंकि कि अगर इंटेलिजेंट, अभी मैं आपने कहा, बनाता अभी आपने कहा तो मैं ऐसे नहीं परफेक्ट नहीं। बनाता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। मैक्स मैं भाई ये पहले पूछ रहा बात हूँ सुन। कि मैक्स भाई आप पूरी बात सुने कि आपके अकॉर्डिंग, मान ले आपके अकॉर्डिंग किरुल होना क्या इंटेलिजेंट होने को नफी कर, यानी कि नलीफाई कर देता है? किसी इंसान का नहीं किरुल करता। होना मान ले उसका नहीं करता ना, तो हाँ, आपका जो नहीं सारा करता। आर्गुमेंट है वो किसी इंटेलिजेंट बीइंग को होने को नलीफाई करता है? चलो ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नहीं करता ठीक है, ना। ये चलो तो मान आप लिया एक एग्री कर रहे हैं इंटेलिजेंट ना हमसे डिजाइन है, बट कि आपके जितने ठीक है, एग्री जितने कर रहा हूँ। भी आर्गुमेंट है वो इंटेलिजेंट बीइंग को नलीफाई नहीं करते। आपका जो सारा ठीक है, प्रॉब्लम है एग्री कर रहा उसको हूँ। हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। प्रॉब्लम ऑफ इविल कि अगर वो ऑल लविंग है, अगर वो ऑल मर्सीफुल हम्म, है, वो ऑल गुड है, तो फिर इविल एग्जिस्ट क्यों हम्म। करता है? ये है बेसिकली आपका हाँ, राइट। क्वेश्चन। मतलब मैं ऐसे ऐसे बोल देता हूँ। मेरे अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उनका ध्यान रख सकूँ, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, कि मैं उनका ध्यान रख सकता हूँ। तो उनमें से अगर मैं 9 बच्चों को मार डालूंगा किसी वजह से, तो मैं या तो उनसे प्यार नहीं करता, या मैं बेवकूफ हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बट मैं तो इंसान हूँ। बात अब आप देखिए, गॉड असल की में जब मसला बात ये है करते ना हो, मैक्स भाई, आप एक मिनट, सेंटेंस असल में आप कंप्लीट करने बहुत दो, लिमिटेड सेंटेंस कंप्लीट स्कोप से करने दो, मैं सेंटेंस। समझ गया, मैं समझ सर गया। सर सेंटेंस कंप्लीट करने दो। आप जब गॉड की करने बात करने करते हो, वो उसके लिए कहते हो ऑल पावरफुल, ऑल लविंग। वो तो इंसान से भी ज्यादा पावरफुल है और इंसान से भी ज्यादा लविंग है। तो वहां पर्पस डिफीट होता है। या तो डेफिनेशन बदलो, या फिर ठीक। गॉड बदलो। आपको ये किसने कहा है कि खुदा अपनी मखलूक को, इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है? ये किसने कहा है आपसे? क्योंकि 99% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। भाई मैं इंसान की बात कर रहा हूं कि इंसान को, चूंकि आपने खुदा के बच्चे बोला ना, तो इंसान हम्म। को खुदा मार देता है हमेशा हमेशा के लिए, ये आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि हेल और हेवन भी है। मुझे लगता है कि मरने के एग्जैक्टली बाद तो इंसान चूंकि कहीं नहीं आपके पास जाता। सबूत नहीं है, मैं फिर आप वही फैलेसी पर आ गए। जब आप रिलीजन से हम्म, पूछेंगे ना, तो रिलीजन की जो अथॉरिटेटिव एविडेंसेस हैं, जो यानी जिनको हम अथॉरिटी मानते हैं, उससे हम ये हम्म, मानते हैं कि खुदा ने जन्नत और जहन्नम बनाई है। इंसान की रूह असल है, और हमारी ये जो बॉडी है, ये समझ लीजिए कि उस रूह का एक कैरियर है। तो कैरियर बदल जाता है। ठीक है, खुदा ठीक है, रूह को पैदा करने के बाद नहीं मारता है, और उसके ठीक है। उसको नर्चर करने और उसको प्रोग्रेस देने के जितने जराए हो सकते हैं वो खुदा ने पैदा किए हैं। और वो इस तरीके से ठीक है। कि आपके नजदीक सिर्फ ये है कि एक रूह प्रॉस्पेरस उस वक्त होगी जबकि उसको खाना जबरदस्त मिलेगा, दुनिया में कोई गम नहीं होगा दुनिया में, तो आप उसको हम्म, प्रॉस्पेरिटी मानते हैं रूह की। जबकि हम ठीक इसको है, रूह की दुनिया में प्रॉस्पेरिटी नहीं मानते। रूह की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ठीक है। ये कि आप रूह की जो ख्वाहिशात हैं या इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उसको कंट्रोल करें, हम्म, और जो स्पिरिचुअलिटी वो हम्म। बढ़ाएं, ताकि इंसान जन्नत में जाए और वहां इटर्नल रहे। तो ये जो जिस्म है, ये हमारा ठीक कैरियर है, है। कैरियर बदलता है। आप अपनी जिंदगी में ठीक है, 5-8 गाड़ी तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन आप नहीं हम्म। बदलते, आप वहीं रहते हैं, गाड़ी बदलती रहती है। तो जब ये हमने ठीक है, तो मान मैं अब लिया, आपका ना, एक मिनट आपका एक मिनट पॉइंट रिपीट करता हूँ। हाँ। एक मिनट, मैं अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। एक बात तो हाँ, ये है, हाँ, हाँ, दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल। ये है कि हमारी बात खुदा की क्रूरटी या उसके रहम पर नहीं हो रही है, हमारी बात खुदा के इंटेलिजेंट डिजाइन के ऊपर हो रही है। जब आसिम भाई ने आपसे ये बात कही कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर हम उसी पर रहे ना। अगर हमें बात करनी है प्रॉब्लम ऑफ ईवल पर, तो एक अलग डिस्कशन है। आपको बात करनी ठीक है है। कि खुदा ने इंटेलिजेंट डिजाइन किया है, तो हम इंटेलिजेंट डिजाइन पर बात करेंगे ना। हम्म। फिर क्रूरटी आप कहां को ले आते हैं बीच में? ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपका ना पॉइंट समराइज करता हूँ जो मुझे समझ में आया। आप कह रहे हो कि हम एथिस्ट हेल और हेवन में नहीं मानते, ठीक है, बट आप मानते हो क्योंकि आपकी जो एविडेंस है वो, मतलब आप कह रहे हो भगवान है, इंटेलिजेंट है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है, हेल है, हेवन है, ये सब एक बुक में लिखा है, कुरान। इसलिए आप इसको मानते हो और आप कुरान में बिलीव करते हो कि वो बुक ऑफ अथॉरिटी है, वही वर्ड ऑफ गॉड है। अब आप एथिस्ट को कैसे यकीन दिला दो कि ये सब सच है एक बुक के अंदर लिखे हुए? क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, हैरी पॉटर भी एक बुक है। एथिस्ट कैसे मान ले कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है? और वो क्यों यकीन करे कि मरने के बाद इंसान हेल में जाता है, जबकि हमें हेल का एड्रेस तक नहीं पता? ठीक, नहीं एड्रेस तो पता है जी। सही मुस्लिम साहब आए हैं, क्या हाल चाल है बड़े दिनों के बाद?
अस्सलाम वालेकुम पैनल को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने सोचा मुझे ज्वाइन करना जी जी जी। अच्छा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर दें जी, कबल इसके हम आगे बढ़ें। जी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें तो ऐड करने के लिए। तो चलें तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि जैसे अभी इनसे बात चल रही थी ना, तो इंटेलिजेंट डिजाइन की जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं सपोज मैं खुद को ही देख लूँ, मेरा जो ईयर है कुछ दिन तक एक सेकंड मैं रोकूंगा, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, सॉरी। हाँ, मेरी ना आपसे मुफ्ती जी बहुत सही बात चल रही थी, अगर मैं सबसे बात करूंगा ना हमारी पूरी स्ट्रीम मतलब पूरी बात इधर उधर होगी। मेरे भाई आप सबसे ना बात करें। हाँ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, हाँ, मैं इनका पॉइंट सुन लेता हूँ, बट मैं वापस आपके आप पॉइंट सुन ले उनका, आप बात मुझसे कर। हाँ, सुन लेता हूँ, फिर मैं आपसे ही बात करूंगा। हाँ, मेरा जो पॉइंट ये है कि जो सेल है जहाँ से लाइफ इवॉल्व होती है, वो कब ये डिसाइड करता है कि मेरे को डिजाइन ऐसा बनाना है। सपोज मेरा जो ईयर है, ईयर का जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें जो टिम्पैनी है, उसके जो अंदर सेल्स है, अंदर जो इतने बारीक बारीक जो हेयर पार्टिकल्स हैं, मेरे सेल ने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को ये ही डिजाइन चाहिए? इसका आपके पास कोई जवाब है? और वो किसी और जवाब नहीं है कुछ, हाँ, और वो किसी और स्पीशी में वो सेम डिजाइन नहीं होता है, वो डिजाइन डिफरेंट हो जाता है। तो उस डिजाइन को मतलब चॉइस कैसे मिला, ये मेरा पॉइंट है। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये एवोल्यूशन में समझाया गया है, बट आप फिर पूछोगे, अब मेरे को पूरा बोलने देना। जी जी। फिर आप पूछोगे कि फिर वो पहला सेल कहाँ से आया, पहला सेल वो कहाँ से आया, तो उसका जवाब हमें नहीं पता, साइंस को नहीं पता। इसका जवाब है वी डोंट नो। बट हमें अगर नहीं पता ना, तो हम बोलते हैं कि हमें नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, एवोल्यूशन तो ठीक है ना? मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है। आप देखें, आपने हमें एक बात कही कि यार आप लोगों को, आप एथीस्ट को कैसे समझाएंगे कि कुरान जो है वर्ड ऑफ गॉड है, हैरी पॉटर की किताब भी तो एक किताब है। क्यों? इसलिए कि आपको नहीं पता। एवोल्यूशन को आप मानते हैं, जबकि फर्स्ट सेल कहां से आया आपको नहीं पता। बिग बैंग को आप मानते हैं, बिग बैंग को कॉज किसने किया? नहीं, मैं नहीं मानता बिग बैंग। चलो, आप नहीं मानते, बहुत सारे एथिस्ट मानते हैं, बहुत सारे एथिस्ट मानते हैं कि जी बिग बैंग हुआ, कॉज क्या है उसके पीछे नहीं पता। तो जब नहीं पता और इसके बावजूद आपने बहुत सारी बातों पर आप ईमान लाए हैं, इसको भी ईमान बिलगैबी कहा जाता है बाय द वे। ठीक है। तो यही सवाल फिर आप अहले मजहब वालों से क्यों करते हैं? ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है अप्रोच में। बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत। लेकिन मैं आपको उधर ले जाना चाहूंगा जो इंटेलिजेंट डिजाइन के ऊपर बात हो रही थी, तो ताकि हमारी जो गुफ्तगू वो कहीं उधर उधर न चली जाए। देखिए, आपने ये कहा कि ये सारी बातें जन्नत जहन्नम क़यामत वगैरह तो किताब में लिखी हुई हैं, तो आप एक एथिस्ट को कैसे समझाएंगे? हम एथिस्ट को जब बात करते हैं तो शुरुआत यहां से नहीं करते कि जन्नत है, न शुरुआत यहां से करते कि आखिरत है, शुरुआत यहां से करते हैं कि खुदा है। अगर मान लीजिए, और लॉजिकली इसको साबित करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, लॉजिकली अगर ये बात साबित हो जाए कि खुदा है, तो जो बाकी चीजें हैं वो साबित करना आसान होता है, चूंकि फिर सारी चीजें जो है दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। मिसाल के तौर पर, अगर खुदा है और उसने इस कायनात को बनाया है, और खुदा ऑल पावरफुल है जब तो उसने कायनात को बनाया है, वो ऑल नोइंग है जब तो उसने इस कायनात को बनाया है, बगैर नॉलेज के आप कुछ भी नहीं बना सकते, कोई काम करेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो जाहिर है कि उसके पास कोई ना कोई, उसने कोई पर्पस भी मुतय्यन किया होगा, तो इस लाइफ का एक पर्पस भी है। जब लाइफ का पर्पस है तो ऑब्वियसली है बात है कि फिर जन्नत और जहन्नम ये दोनों मेक सेंस करते हैं, जबकि लाइफ का पर्पस साबित हो जाए। हम जब आपसे ये पूछते हैं ना एथिस्ट से कि आप जिंदा हैं, ये तो आपको पता है, अनलेस ये कि आप नाइलिज्म में बिलीव करते हो तो बिल्कुल ही बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने आप को जिंदा मानते हैं, उस लाइफ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिंदगी आप जी रहे हैं, और हम आपसे ये पूछें कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप ये कहते हैं कि आपका मतलब ये है कि एथिस्टों से हमें जवाब मिलता है कि जी लाइफ का पर्पस है सर्वाइव करना। क्या आप, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मैक्स साहब, क्या इसके अलावा आपके नजदीक कोई दूसरा पर्पस है लाइफ का? नहीं नहीं, कोई पर्पस नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या इस पर्पस को आप या आपसे पहले कभी या आपके बाद कभी कोई आदमी अचीव कर पाया है या कर पाएगा? नहीं, एक्चुअली पॉइंट यही सबसे बड़ी बात बोली आपने कि एक्चुअली लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आप कितने भी साल सर्वाइव कर लो, आगे जाके मरना ही है। तो मैं तो उससे भी आगे जाता हूं कि लाइफ का कोई पॉइंट ही नहीं है।
तो अभी तो आपने कहा कि लाइफ का पर्पस सरवाइव करना है, लेकिन अभी आपने उसको रिट्रैक्ट करके आप ये कह रहे हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हाँ, मैं कैसे समझा देता हूँ आपको, मैं समझा देता जी। हूँ। हमारे डीएनए में ये है कि हमें सरवाइव करना है। हम कोशिश करते हैं कि सरवाइव करें और अपने जीन को पास ऑन करें। जीन को पास ऑन करते हैं हम रिप्रोड्यूस करके, ठीक है? तो जी। उससे हमारा जीन सरवाइव कर जाता है, बट हम मर जाते हैं। तो बेसिकली हमारा डीएनए बोल रहा है हमारा जीन का सर्वाइवल, हमारा नहीं। हम तो एक बॉडी है, हम रिप्रोड्यूस है। करेंगे, हमारे बच्चे में हमारे जीन्स जाएंगे, वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। ये है। ठीक है, चलें, मेरे कहने का मकसद ये है कि सरवाइव कर लिया, और ये साइंस भी मानती है कि बिग फ्रीज होगा, जो सारे जीन वीन सब ये रखे रह जाएंगे, ठीक है? जब बिग फ्रीज होगा तो आप ठीक है, जहां तक भी ठीक है। जाएंगे बिग फ्रीज से आगे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसका सर्वाइव मतलब नहीं ये कर हुआ पाएंगे, आप इस पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, आप लोग ये कहते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हमारा जो बुनियादी बिल्कुल। सवाल है वो ये है कि लाइफ में आप जो भी करते हैं उसका पर्पस होता है, लेकिन लाइफ का पर्पस नहीं होता। ये कितनी ज्यादा एब्सर्डिटी है, या नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे पास आए, अगर एक नॉर्मल सी गुफ्तगू हो रही है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, और एक नॉर्मल सी गुफ्तगू चल रही है, उसका एक पर्पस है, ठीक है? आपको पैसे नहीं मिलने वाले, मुझे नहीं मिलने वाले, हमें कोई दुनियावी फायदा नहीं, लेकिन पर्पस है। तो आप वॉशरूम भी जाते हैं ना, तो उसका पर्पस होता है। आप लुकमा उठाकर मुंह में डालते हैं तो उसका पर्पस होता है। तो लाइफ के हर काम का अगर पर्पस है और लाइफ का पर्पस ना हो, ये तो एब्सर्डिटी है। चलो मान लिया एब्सर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो सन है, मैं बता रहा हूँ ना, अर्थ है, वो सन के आसपास घूम रही है, किस बेसिस पे घूम रही है, और ये पूरा सोलर सिस्टम एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये अब्सर्ड आइडिया लगता है मेरे को, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ हमारी बातें कितनी भी अजीब लगे, होल्ड ऑन, चलो अब्सर्ड है मान लिया, हाँ बिल्कुल अब्सर्ड है, बट हम गलत नहीं है। अगर यही तो बात है ना, ये फैलेसी है कि आप लाइफ की हर चीज का पर्पस सेट करते हैं, लेकिन लाइफ का पर्पस ना हो। अगर कोई चीज अब्सर्ड है, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो वो गलत होगी ना। अब्सर्ड तो जो चीज अब्सर्डिटी सही कब से होने लगी, फिर वो गलत होगी ना। यार मैं बोलता रहा हूँ ये पूरा यूनिवर्स मेरे को अब्सर्ड लगता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूनिवर्स फॉल्स है। होल्ड ऑन, मैं आपकी लाइफ का पर्पस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना, असल में चलो मान लिया अब्सर्ड है, बट हम तो असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो मॉडर्न माइंड का है कि आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि वो किसी भी मेटाफिजिकल पर्पस को मानने को तैयार ही नहीं। तो बेसिक इस चीज को आप फिक्स करिए। आपने क्या कर रखा है, पहले ही रूम से जो है ना रेड कलर को बाहर कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं कि रेड कलर एग्जिस्ट करता है। आपने पहले ही उसको गेम से बाहर कर रखा है, और आप कहते हैं कि हमें मानना नहीं है कि रेड कलर एग्जिस्ट करता है। आप पहले मेटाफिजिकल पर्पस के पॉसिबिलिटी को घर के अंदर लाएं, रूम में लाएं, उसके बाद उसको नलीफाई करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपने उसको पहले ही बाहर निकाल के फेंक दिया, और अब कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, जो बात मैं कहना चाह रहा था मैक्स भाई, जो बात मैं कहना चाह रहा था मुफ्ती जी, हाँ, मैं उसको मैं दोबारा बता दूं ताकि उसी पर रहे हम बात। वो ये कि आप बात कर रहे हैं चांद की, सितारों की, उनके पर्पस की। मैं तो बात कर रहा हूं आपकी। छोड़ दीजिए उनका पर्पस क्या हो सकता है, मैंने बताओ। आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में जो कुछ आप करते हैं उसका पर्पस पता है। और अगर आपको नहीं पता तो ये लाइल्मी, मैंने यही पॉइंट उस वक्त भी कहा था कि ना जानना किसी चीज के न होने की दलील और उसका एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ का पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस है, हम ये साबित करना चाह रहे हैं, और आपने इस पर्पसलेस लाइफ को एब्सर्ड मान लिया है। बिल्कुल एब्सर्ड है, मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा, एब्सर्ड है। और उसमें आप मेरे को अगर एब्सर्ड बोलोगे ना, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉइंटलेस लाइफ है। सरवाइव कर रहे हैं, बट उसके बाद भी हमें एक दिन मर जाना है। तो ये बहुत अब्सर्डिटी है। यहाँ तक हो गया, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई पर्पस है तो आप मुझे बताओ। हाँ, तो अब इसमें यह है कि अगर आप ये मान रहे हैं ना कि लाइफ पॉइंटलेस है, तो लाइफ की हर चीज पॉइंटलेस होनी चाहिए, आपका हर काम पॉइंटलेस होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन। चलो मैं पॉइंटलेस हूं, आप, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन को आप समझ लें कि उसको इसके माने क्या है। इसको ये मर्तबा ये दैट्स योर होमवर्क, आप इसको देख लें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन क्या है। तो हम लाइफ की हर चीज हमारी पर्पसफुल है, उसके जरिए आर्ग्यू करते हैं कि हमारी लाइफ भी पर्पसफुल है, उसका एक पर्पस है। तो यहां तक कि आज बात कर लेते हैं, जो कि आपसे बात बहुत देर हो गई है।
इंशाल्लाह फिर चलो अगली ठीक है, कोई बार प्रॉब्लम। फिर बात करेंगे मैक्स साहब आपसे। मुफ्ती अपना जी ईमेल चेक आपसे कर बात लीजिएगा, मैं करके आपको ईमेल एक सेकंड मुफ्ती जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ मैं आपसे। ये ओके, काफी थैंक यू। रिस्पेक्टफुल बात हुई है, तो मैं आगे भी आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है? चले ठीक है, बेहतर। मैक्स साहब मैंने आपने ओके। मुझे ईमेल शायद अपना भेज दिया, मैं चाहता था बहुत टाइम से आपसे एक पर्सनल बात भी हो जाए। हाँ, मेरे को बैक स्टेज तो कर दो, मैं जरा मेल चेक कर लेता हूँ, फिर स्ट्रीम से निकल जाऊंगा। नहीं बैक मैम, स्टेज आप कर दो। आराम से कर लीजिएगा, मैं मेल आपको कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है जी मुझसे। अच्छा, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ हैं इंडियन। अच्छा, अली रजा खुर्रम साहब, आप बिल्कुल ही आपने चुप का रोजा रखा हुआ है रमजान में, तो रोजा दूसरे अंदाज का रखा जाता है, चुप का रोजा नहीं रखा जाता। नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। मैक्स भाई चले गए, मैं चाहता था उनके साथ एक दो आर्गुमेंट मैं भी शेयर हाँ, कर आप लेता। बीच में जो है बता दिया करें, जैसे जी सभी। मैं हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा जी। जी इंशाल्लाह मैं हाजिर। अच्छा, कौन है भाई? न्यूट्रल को ले लीजिए। न्यूट्रल। न्यूट्रल को लेना, ठीक है जी 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 भाई। हेलो जी। हेलो अजीत जी साहब, जी। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं स्पेक्टिकल हूँ। सनातनी नहीं है। स्पेक्टिकल नहीं है, आप स्केप्टिकल होंगे। स्पेक्टिकल। हाँ हाँ, स्पेक्टिक मतलब स्पेक्टिकल। एक सेप्टिक भी होता है। मेरा एक मतलब इस्लाम के बारे में क्वेश्चन था, आपसे नहीं, पूछ वो सकता तो हूँ? ठीक है। आप सनातनी थे? हाँ, आपके लिए सनातनी स्पेक्टिक। अरे यार, एक मिनट मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। नहीं, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, इनकी आवाज भी आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलो ठीक है। उसको पता चल गया है कि मुफ्ती साहब किसी गलत जगह पे मैं आ गया हूँ और गलत सवाल कर बैठा हूँ। इंडियन साहब जी भाई, ये कुछ बोल रहे थे स्पेक्टिकल मैंने कहा ऋषि भारद्वाज साहब जी। ऋषि साहब, क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। आपके ईमेल्स के दर्शन होते रहते हैं। हाँ, वही कभी कभी जो पॉइंट पे इख्तलाफात होते हैं तो फिर मैं कर देता हूँ आपको ईमेल कि ये बात आपने गलत कही, ये बात आपने गलत कही। वही मसरूफ रहता हूँ तो स्ट्रीम्स में आने का नहीं उतना मिल पाता मौका। काश के आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं उसी अंदाज से ईमेल भी कर दे। ईमेल में थोड़ा टोन डिफरेंट होती है सर, थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, गुस्से पर कंट्रोल करना ही तो इंसानियत है। हाँ, वो जरूरी बात। अच्छा हजरत, ये सच में ऋषि हैं? नाम इनका ऋषि भारद्वाज है जी। आई डोंट नो ऋषि इन विच सेंस आप कह रहे हैं? जी, फिर तो इजाजत दें कि मैं बात करूं। हमारे ऋषि भाई तशरीफ लाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा चांस दें कि मैं भी ऋषि भाई से बात कर लूं। जी इंडियन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त। आप हमारे सनातनी भाई हैं? हाँ, यस, हाँ सनातनी। जी। अच्छा, साथ में ऋषि भी हैं? ऋषि तो नाम है। अच्छा, नाम है। तो वैसे आप जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर अगर आप कोई अहमियत दें किसी को कि बहुत बड़ा कोई ऋषि है, तो वो कौन सा है? नहीं, वो तो सप्तऋषि आते हैं, वो हैं लाइक उनको मेन कहा जाता है। कश्यप, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि। देखें, तमाम के तमाम जिनका आपने नाम लिया, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा अहमियत जो है, अलबत्ता इन पे भी बड़ी बात हो सकती है हमारी, इन ऋषियों पे भी। गौतम ऋषि पे भी आपको पता है अहिल्या के साथ क्या मामला किया इंद्रदेव ने। विश्वामित्र ने मेनका के साथ क्या किया, और भी उसका जो चरित्र था उस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबसे बड़ा ऋषि है जिसकी बुनियाद के ऊपर सनातन धर्म की बिल्डिंग खड़ी है, वो ऋषि वेद व्यास जी हैं। क्योंकि इस वक्त जो वेद मौजूद हैं वो उनकी वजह से मौजूद हैं, महाभारत गीता मौजूद है उनकी वजह से मौजूद है, ये जो मूर्ति पूजा चल रही है, ये सारा पुराणों से जो सिस्टम लिया गया, उनके राइटर भी वो हैं। तो सबसे बड़े ऋषि वो हैं, ऐसे ही है? जी, कह सकते हैं। जी, कह सकते हैं, क्योंकि विश्वामित्र ने तो आपको वेद नहीं दिए हैं, ना दीगर किसी और ऋषियों ने आपको ये सारी चीजें नहीं, वेद उन्होंने दिए नहीं है, उन्होंने लाइक कंपाइल किया, वेद दिए नहीं है उन्होंने। चलें ऐसा कर लेते हैं ना कि इनके वाले जो कंपाइल करके दिए उनको निकाल दें, तो वेद दिखाएं मुझे कहां पर है। वेद कहां पर है?
जी जी, इनके वाले हम निकाल देते हैं ना, वेद व्यास जी वाले, तो फिर आपके पास क्या सबूत रह जाएगा किसी भी वेद का, अगर वेद व्यास जी को आप बीच में से निकाल दें? वेद से आप पहले एक मिनट, चुर्नो हिंदी साहब हमारे साथ हैं। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे तमाम हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कंटिन्यू करें। जी इंडियन भाई, तो आपके पास वेद का कोई सबूत नहीं है। अगर आप ऋषि वेद व्यास जी को निकाल दें तो ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि वेद व्यास जी की ही कंधों के ऊपर आपके वेद की बिल्डिंग भी खड़ी है। खैर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वेद व्यास जी के बारे में हमें बताइए कि इनके माता पिता कौन थे और ये दुनिया पर कैसे पधारे, इनका थोड़ा सा हमें बताइए इनके बारे में। सारा हिंदुइज्म आपने इनसे लिया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनका चरित्र क्या था, इनके माता पिता कौन थे, इनके नानी नाना कौन थे, वो पूरा जरा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। पता तो चले ना कि सनातन धर्म के अंदर किस बंदे के ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हमने सनातन की खड़ी करनी है, तो करैक्टर क्या होना चाहिए तो उसके माता पिता के? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है ना कि वेद व्यास पे हिंदुइज्म बेस्ड है। ये किसने कह दिया आपसे? मैं फिर वही दोबारा से आपसे आर्गू करूंगा कि आपके पास इस वक्त जो वेद मौजूद हैं वो किसने आपको दिए? वेद से आप पहले समझते क्या है? वेद आपके पास जो किताब मौजूद है, आपके जो स्क्रिप्चर है वही समझते हैं, और क्या समझना उसको? वेद स्क्रिप्चर है। वेद मतलब श्रुति, राइट? ठीक है, आपके पास जो इस वक्त बुक मौजूद है वेद, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वेद व्यास जी से नहीं आपके पास है? तो वेद जो है वो श्रुति होती है, राइट? मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो वेद श्रुति होती है, लेकिन ये आपके पास किस माध्यम से आए? आपके पास जो सिंगल एविडेंस है वो किसका है? जस्ट वेद व्यास जी का। उससे पीछे क्या था? आपके पास कोई सबूत, कोई चीज नहीं। वेद तो अपौरुषेय हैं। चले ठीक है, उसको छोड़िए। हमें ये बताइए कि वेद व्यास जी जो हैं, जिनसे आपने वेद ले लिए, पुराण ले लिए, महाभारत गीता ले ली, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। कैसे ऋषि थे वो कैसे पैदा हुए थे? पुराणों के राइटर हैं वो, और महाभारत के राइटर हैं, ये कहा जा सकता है। वेद के भी राइटर वही हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेद के राइटर भी वही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिंगल राइटर है आपके पास, आप उसको भी बीच में से निकाल देंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये आपकी गलतफहमी है। वेद में मंत्र होते हैं, राइट? ऐसा करते हैं कि आप ये वाले निकाल दें, वेद व्यास जी ने जो आपको चारों वेद दिए इसको निकाल दें, उसके अलावा कोई वेद बताएं कहां पर है। ये किसने कह दिया कि वेद व्यास जी ने वेद दिए हैं? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि वेद व्यास जी, अभी तो आपने खुद कहा कि उन्होंने आपको कंपाइल करके दिए, तो उन्होंने ही दिए ना। कंपाइलर का और ऑथर में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ऑथर आपके पास कौन है बता दीजिए। ऑथर उसका सबूत दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ कि हर वेद में मंत्र होते हैं, राइट? और हर मंत्र का एक ऋषि होता है। ये आप पढ़ सकते हैं अनुक्रमणिका में, जब आप जाएंगे तो उसमें हर मंत्र का जो ऋषि है वो लिखा रहता है कि इस मंत्र का ये ऋषि है, इस मंत्र का ये ऋषि है, ऐसे करके। मैं ये तस्लीम करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप समझ नहीं रहे कि उन सब ने जो मंत्र दिए आप तक लिखित फॉर्म में किसने पहुंचाए, किसने गवाही दी कि ये उन्होंने कहा था? नहीं, वेद व्यास जी नहीं ना। नहीं, लिखित फॉर्म में तो वेद जो है कुछ ही 100 साल पहले आए हैं। उसके पहले तो ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। ऋषि वेद व्यास जी ने आपको लिखित फॉर्म में ये दिए हैं, आपको पता नहीं फिर क्या कंपाइल करके दिया था उन्होंने आपको? लिखित फॉर्म में नहीं दिए हैं उन्होंने। अच्छा, मतलब दिए क्यों उन्होंने? अली भाई एक इस तरह से पूछ लेते हैं, इंडियन भाई आप ये बता दीजिए कि जो श्रुति आई थी, वेद की जो श्रुति आई थी, जो ब्रह्म से ज्ञान आया था ऋषियों के पास, वो आप तक किस प्रकार पहुंचा है? अगर श्रुति में मौजूद है तो उसकी चेन ऑफ नरेशन बताएं। हाँ, ओरल ट्रेडिशन में बताएं तो उसकी चेन ऑफ नरेशन बताएं। जी, मेन सवाल यही है। बताएं तो उसकी चेन ऑफ नरेशन बताएं। चेन ऑफ नरेशन जो है वो गुरुकुल में है, गुरु से शिष्य को मिलता है, पिता से पुत्र को। ये चेन ऑफ नरेशन है भाई, यही चेन ऑफ नरेशन है सर। चेन ऑफ नरेशन का मतलब ये होता है कि आप वो सारे नाम बताएं जो वेद व्यास ने, चलो उन्होंने ऐसे नहीं होता है ना। व्हाट डू यू मीन हमारे यहाँ? मतलब यही होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो जो, क्योंकि अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ओरल ट्रेडिशन आया है? वैदिक परंपरा है, उसमें पिता से पुत्र को, गुरु से शिष्य को जो है वो दिया तो वो कौन पिता, कौन पुत्र और कौन गुरु, कौन शिष्य है, वो आप वो तो बताएं ना। आप गुरुकुलों में जाके आप देख लीजिए, इतने मैं एक बात पूछना चाह रहा था भाई से। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने श्रुति और स्मृति और तमाम तर बातें आ गई,
यहाँ पर जो मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि यदि आप किसी भी विषय या वस्तु या व्यक्ति की सच्चाई को स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उस विषय वस्तु या व्यक्ति के बारे में आपके पास एक ऐसा ज्ञान हो जो ज्ञान बताता हो कि इसका उन्मूलन या यूं कहिए कि ये आया कहाँ से है, ठीक है, ये कहाँ से, जैसे गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है कहते हैं आप, तो उसी तरीके से ये जो वेद जो आपके सामने आज स्थापित है ये आया कहाँ से है। जब आप कहते हैं कि ब्रह्म से आया है तो फिर ब्रह्म से डायरेक्टली आपके पास नहीं आया है, इस दरमियान में बहुत सारे लोगों से होते हुए आया है। ठीक है, थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। अब एक इंसान है, एक जमीन का टुकड़ा बेचने लगा और उसने कहा कि ये जमीन का टुकड़ा मुझे मेरे बाप से मिला और उनको उनके बाप से मिला। तो उस जमीन के टुकड़े को आज के टाइम पे आप जाएंगे तो ट्रेस बैक कर सकते हैं कि आपके पिताश्री का क्या नाम था, आपके पिताश्री के पिताश्री का क्या नाम था, उसके बाद पूरा आप ट्रेस बैक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप यदि कहते हैं कि गुरुकुल के माध्यम से आया है तो किस गुरुकुल को किस गुरु के माध्यम से, उसको किस गुरु के माध्यम से, उसको किस गुरु के माध्यम से, और अंततः वेद व्यास जी तक ये पूरी कड़ी जाएगी, इसकी बात की जा रही है मेरे भाई। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, फिर मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है क्योंकि ये टॉपिक था ही नहीं मेरी चर्चा का। वेद व्यास तक नहीं, वेद व्यास खत्म नहीं करना है, इस सवाल का जवाब देना है। असल में मसला ये है कि इन्होंने और जगह पे बात फंसा ली है। मैं तो इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वेद व्यास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए ताकि पब्लिक जो सुन रही है और जो सनातनी भाई सुन रहे हैं उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलिए उनके पिता का नाम ही बता दीजिए। ऋषि जी। हाँ, तो वेद व्यास जी जो है उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है जी, कहा जाता है, लेकिन उनके पिता का पूछ रहा हूँ मैं, उनकी माता का पूछ रहा हूँ। उनके पिता का नाम कहा जाता है कि पराशर था और माता जी का नाम सत्यवती था। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये सत्यावती कैसे आई थी? दिस इज इररेलेवेंट, यू नो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नहीं यार, बड़ी जबरदस्त रेलेवेंस है, बड़ी जबरदस्त रेलेवेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वासु था, जो वेद व्यास जी का नाना था, मुफ्ती साहब मैं माजरत चाहता हूँ, अब चीजें ही ऐसी हैं कि मैं अगर उसको बयान करता हूँ तो मैं ढके छुपे लफ्जों में करने की कोशिश करूंगा। सबको पता है, इनका नहीं पता ना, कौन कहाँ नहीं से पता आया, वो मुझे नहीं पता, मैं जानना चाह रहा था अली भाई से। मैं बताता हूँ जी कि कैसे आया। मैं मुख्तसर करके बता देता हूँ कि महाभारत के अंदर जो ये पूरी कथा लिखी हुई है कि वेद व्यास जी कैसे आए और उन्होंने कैसे हम तक ये चीजें ट्रांसफर की। ये चेन नहीं बता रहे लेकिन वहां पर तो लिखी हुई है। उन्होंने चेन ऐसे जोड़ी, कहते हैं कि ये बड़ा गैर मामूली काम था। तो इस वजह से जो वासु था, वेद व्यास जी का दरअसल नाना था, उसको उसका दिल कर रहा था कि अपनी पत्नी के साथ वो हम आगोश हो, लेकिन ऊपर से उसके ससुराल वाले आ गए। उन्होंने कहा कि जाओ और जाके हमारे लिए शिकार करके लाओ। उस बेचारे को जाना पड़ गया। अब जब वो वहां पर जंगल में गया है तो उसको ख्यालात आ रहे हैं अपनी पत्नी के कि मैं उसके पास होता तो ऐसे करता वैसे करता। इसी चक्कर में उसका सीमन ड्रॉप हो जाता है। जब सीमन उसका ड्रॉप होता है तो वो कहता है कि ये क्या बात हुई, ये सीमन से तो मेरा पुत्र पैदा होना था। उसने फिर उधर से एक ईगल को आवाज दी, कहता है ईगल जल्दी इधर आओ। ईगल आया है, उसने उधर से वो अपना सीमन उठा के पत्ते के साथ पत्ते के ऊपर रख के उसको साफ किया और उसके मुंह के अंदर दे दिया। कहता है जाओ और मेरी पत्नी को दे दो, उसे कहो कि ये अंदर ले ले ताकि इससे पुत्र हो जाए। अच्छा, वो वहां से उड़ता है, रास्ते में एक और ईगल उसके साथ, वो कहता है इसके मुंह में खाने वाली कुछ चीज है। वो आपस में लड़ पड़ते हैं। जब वो लड़ते हैं वो पत्ता गिर जाता है। जब पत्ता गिरता है तो सीमन भी जाहिर बात है उसी में था। नीचे एक मछली होती है बहुत बड़ी, वो छलांगे लगाने लग जाती है, कहती कि ये सीमन मैंने लेना है, इससे पुत्र मैंने देना है। ये वेद व्यास जी की नानी थी मछली। तो वो मछली छलांगे लगाते लगाते मुंह के अंदर वो ले लेती है, जिससे उसको फिर 2 बच्चे पैदा होते हैं। अंडे नहीं देती वो, सीमन से डायरेक्ट बच्चे देती है, पता नहीं कहाँ से देती है, मुंह की तरफ से शायद 2 बच्चे निकाल देती है, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के को बादशाह रख लेता है और लड़की जो सत्यावती थी, जो वेद व्यास जी की माँ थी, उसको एक माहीगीर रख लेता है। वो उसको पालता है, बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद एक दिन वो कश्ती चलाने के लिए, क्योंकि वो मल्लाह था, तो वो कहता है कि अब दोपहर का वक्त है, मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी तुम जरा ख्याल करो। अब तुमने यहाँ पर मुसाफिरों को इधर से दरख्त के अपना दरिया की दूसरी साइड पे लेके जाना है। इतने में वेद व्यास जी के पिताजी आ जाते हैं और वो कश्ती में बैठ जाते हैं और कश्ती में बैठे बैठे कहते हैं कि जी मेरा अब मूड बन गया सनातन की प्रैक्टिस करने का, तो तुम कश्ती के अंदर ही लेट जाओ। वो कहती है कि वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इधर उधर कुछ लोग मौजूद हैं। ये नहीं कह रही कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती,
और मुझे ऐसे काम से लज्जा आती है या मुंह काला ही करना है तो हम दरिया की दूसरी तरफ चले जाते हैं। कहती है कि काम तो इधर ही होना चाहिए लेकिन ना ये लोगों का कुछ कर दो। और दूसरा ये कि अगर मुझे बच्चा होने वाला हो गया तो फिर क्या होगा? तो ऋषि जी कहते हैं कि कोई मसला नहीं, बच्चा होने वाला हो भी गया ना तो बच्चा मैं तुम्हें ऐसा दे के जाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। तो खैर वो उधर ही ये काम होता है।